हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जानेंगे पुष्प की संरचना के बारे में। ठीक है। पुष्प की संरचना जो होती है, आपने पुष्प को बहुत सारे पुष्पों को देखे होंगे। ठीक है। जो कि पहले ऊपर कुछ हल्के हरे टाइप से होते हैं, जो चार पांच पत्तियों की तरीके से निकले रहते हैं। ठीक है। और साथ साथ फिर उसके बाद उस पे ऊपर कुछ पत्तियों के अनुसार, मतलब कुछ हरे एक उनके सपोर्टर के रूप में रहते हैं, और कुछ उन पे पत्तियां लगी होती हैं। ठीक। और फिर उसके अंदर कुछ ऐसी व्यवस्था होती है, कुछ ऐसी व्यवस्था होती रहती है। ठीक है। जो एक तरीके से जिसको दल कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो खिलना शुरू होते हैं तो वर्तिकाग्र हमें दिखाई देता है। ठीक। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आज हम लोग यही समझेंगे पुष्प की संरचना के बारे में कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं और कैसे इनके कार्य होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली व्यवस्था आपको इसमें दी गई है जो पुष्प की संरचना में। ठीक है। और पुष्प की संरचना को अगर देखा जाए उसके मतलब एक तरीके से प्रकार के माध्यम से, तो ये करीब चार प्रकार से कार्य करते हैं। जो पुष्प की संरचना है वो चार प्रकार से होती है, जिसमें पहला आपका आता है बाह्यदल पुंज। ठीक है। पहला आता है कि आपका बाह्यदल पुंज। ये बताया जाता है ये पुष्प का प्रथम चरण होता है। ठीक है। ये क्या होता है? पुष्प का प्रथम चरण होता है। ठीक है। ये पुष्प का एक तरीके से प्रथम चरण भी होता है, और साथ ही साथ ये सबसे बाहरी परत भी होता है। एक तरीके से इसको कह सकते हैं, बाहरी परत भी होता है एक तरीके से। और जो इसको मतलब बाहरी परत होता है, कई चीजों से इसकी रक्षा भी करता है। बाहर से, जैसे वातावरण के माध्यम से, वातावरण में अगर धूल है या कोई भी ऐसी चीज है या हवाएं बहुत तेजी के साथ चल रही हैं, तो भी इसकी एक तरीके से क्या करेगा, ये मदद करता है, सुरक्षा करता है। इस तरीके से इसको क्या कहेगा, बताया गया है। ठीक है। और साथ साथ यही बताया जाता है कि रक्षा तो करता है, और इसके जो रंग होते हैं वो करीब मतलब हरे कलर के होते हैं। और ये इनकी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था होती है इनकी कलिका अवस्था में। ठीक है। जब इनकी मतलब एक तरीके से कली निकलने की व्यवस्था शुरू होती है, तब इनका क्या जाता है, प्रयोग हम देखने को मिलता है हम लोगों को कि इस तरीके से ये व्यवस्था में होते हैं बाह्यदल पुंज के लिए। और साथ ही साथ इसमें और सारी चीजों को देखा जा सकता है कि ये अंदर के जो वर्तिकाग्र हैं, ठीक है, उनको भी एक तरीके से अ, मदद करता है कि अंदर कोई भी चीज मतलब क्या कि कोई इस तरीके की बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी विषाणु उसके अंदर मतलब एक तरीके से जा ना सके, जिससे पुष्प को खराब हो सके, मतलब एक तरीके से नुकसान हो सके। तो ये बाह्य दलपुंज कई चीजों में क्या करता है, कार्य करता है। तो हम लोग सबसे पहले इसी को समझेंगे और इसको क्या करेंगे, लिखेंगे कि बाह्य दलपुंज कैसे क्या कार्य करता है। ठीक। तो चलिए हेडिंग डालिए बाह्य दलपुंज। तो यहाँ बताया था बादल पुंज के बारे में, जिसमें बताया था कि ये प्रथम चरण में कार्य करता है, मतलब प्रथम चरण इसको कहा जाता है। बाहरी परत होती है इस पर, और इसकी जो इकाई होती है वो बाह्य दल होती है। ठीक है। इकाई मतलब ये है कि इसकी जब पुष्प की शुरुआत होती है, ठीक है, जैसे किसी भी चीज की शुरुआत होगी तो उसमें कहीं ना कहीं कोई चीज इकाई के रूप में रहेगा। ठीक है। जैसे भी कोई भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है, एम्ब्रो का कोई निर्माण होता है, तो उसको एक तरीके से उसकी इकाई भ्रूण के रूप में बताई जाती है। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर इसका जो इकाई हो क्या है, बाह्य दल है। ये हरे रंग के होते हैं। कौन से बाह्य दल? आपने देखा होगा जब कोई कली खिलती है तो उसके ऊपर हरे रंग के आवरण लगे रहते हैं ऊपर से, एक तरीके से उसको सपोर्ट में कि पत्तियां टूट ना जाए, हरे रंग के होते हैं। और इनकी जो कलिका अवस्था में क्या करते हैं, कलिका अवस्था के जो पुष्प होते हैं वो उनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ये बाह्य दल पुंज। ठीक है। और साथ साथ बाह्य दल पुंज के साथ में एक और व्यवस्था पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है, अनुबाह्य दल कहा जाता है। ठीक है। और अनुबाह्य दल क्या होता है? अनुबाह्य दल वो होता है जिससे बाह्य दल पुंज हो गया। ठीक है। तो बाह्य दल पुंज जो होता है वो जिस चक्र से उसको जोड़े रखता है, जैसे आप इसे समझिए कि जैसे पुष्प है, ठीक, तो यहां से आपने देखा होगा कि जो इसको जोड़े रखता है एक तरीके से, ठीक है, चारों तरफ से हरे पत्तों को, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, अनुबाह्यदल पुंज। एक तरीके से मतलब उसको भी यहाँ से जो इसको सपोर्ट करता है, इसी को क्या बताया जाता है, अनुबाह्यदल पुंज बताया जाता है, जो एक चक्र के रूप में इसको क्या करता रहता है, सपोर्ट देने के तरीके से मदद करता रहता है कि ये भी पत्तियां टूटे ना। तो ये पत्तियां क्या हो ना, जैसे ऊपर तो वो पत्तियों को मजबूती देता है इकाई के रूप में, मतलब प्रथम अवस्था के कारण से, प्रथम चरण के कारण से, और उसको भी मदद करने के लिए एक तरीके से अनुबाह्यदल पुंज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये चीज होती है। तो ये तो हो गया आपका बाह्यदल पुंज के बारे में। ठीक है। हम लोग आगे फिर समझेंगे किसके बारे में, दल पुंज के बारे में। ठीक है। ये जो होता है ये पुष्प का
दूसरा चरण होता है। ठीक है, दल पुंज जो होता है क्या होता है, पुरुष का दूसरा चरण होता है। इसका हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसमें कुछ पूछना हो, कुछ और आपके दिमाग में आ रहा हो। ये क्या है, एक तरीके से ये पुष्प का यह पुष्प का दूसरा चक्र या फिर चरण है। जैसे वो हरे कलर का होता है, ये किस कलर का होता है, ये रंगीन होता है। ठीक, क्या होता है, हाँ ये अंदर की ओर होता है। ठीक है, जो ये होता है एक तरीके से अंदर की ओर होता है। अंदर मतलब ये कि इस तरीके से इसमें बताया है कि इसमें जो पत्तियां खुलने लगती हैं, जो पत्ती निकलती है, एक तरीके पहले हरे हरे रंग के से ऊपर से रहते हैं, फिर जब ये खुलना शुरू हो जाती है पत्तियां, तो आपने देखा होगा कि गुलाब की पत्तियां ही कोई हरे वो कोई लाल रंग की होती हैं, कोई पिंक कलर की होती हैं, कोई येलो कलर की होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ये पत्तियां खुलती जाएंगी उस तरीके से इनमें क्या होंगे, कलर में दिखाई देंगे। तो इससे कह सकते हैं इसको कि ये जो दल पुंज होता है ये एक तरीके से रंगीन होते हैं, कई कलर के होते हैं, इसलिए इनको रंगीन बता दिया गया। ठीक है, कि कीटों को परागण के लिए क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक, तो इसमें बताया क्या जाता है कि दल पुंज जो होता है यह पुष्प का दूसरा चरण है, और इसकी जो इकाई होती है वो दल होती है। रंगीन होते हैं ये। ठीक है, मतलब ये पत्तियां खुल जाती हैं तो रंगीन होते हैं, और ये कीटों को परागण, ये कीटों को क्या करते हैं, परागण को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। मतलब ये ठीक है, मतलब जो कीट इसमें आएंगे, अब भौरे आएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे परागण की व्यवस्था इनमें क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है, और परागण के माध्यम से फिर फूल दूसरे मतलब एक तरीके से पुष्प खिलने में सहायक होंगे। इस तरीके से बताया जाता है। तो अब हम लोग समझेंगे पुमांग के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं पुमांग के बारे में। ठीक है, अब ये जो होता है ये एक तरीके से पुष्प का, हाँ पुष्प का तीसरा चरण, तीसरा चरण होता है। ये चीज में बताया जाता है, क्या क्या चीज इसमें बताई गई हैं कि जो पुमांग है, ठीक है, एक तरीके से पुष्प का तीसरा चरण होता है। इसमें नर जनन अंग होता है। ठीक है, जनन अंग जो पाया जाता है नर का, ये होता है। ठीक है, और पुंकेश्वर भी इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये चीज से बताया, ये पुंकेश्वर क्या होता है ये भी हम बता रहे हैं आपको कि पुंकेश्वर क्या होता है। ठीक है, पुंकेश्वर जो होता है वो पुष्प का जननांग होता है। ठीक है, पुष्प का क्या होता है, जननांग होता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, पुंकेश्वर कहते हैं। जननांग होता है पुष्प का। अब ये जननांग मतलब इस तरीके से ऐसे समझिए कि यह पुंकेश्वर होते हैं, एक तरीके से बताया जाता है ये पुरुष का जनन अंग होता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि मेल या फीमेल में, ठीक है, जहां पर एक तरीके से व्यवस्था होती है एक नए भ्रूण के निर्माण के लिए। ठीक है, उसी वही एक ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, जहाँ पे मेल और फीमेल के, ठीक है, हार्मोन्स को क्या किया जाता है, एक तरीके से चाहे ओवरी हो, ठीक है, ओवरी में क्या होते हैं, टेस्टस हार्मोन्स एक जगह पे इकट्ठा इकट्ठा होते हैं। उसी तरीके से तो उसे भी एक तरीके से जनन अंग ही कहते हैं। ओवरी को एक तरीके से जनन अंग के रूप में बताया जाता है। वही तरीके से यहाँ भी बताया था कि जो ये पुंकेश्वर होते हैं जनन अंग होते हैं। ठीक है, पुरुष के जनन अंग होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब ये पुष्प खिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो भौरे क्या काम करते हैं, इसमें जो परागकण होते हैं उनको अपने शरीर में लपेट कर यहाँ तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक, और फिर ये एक नए प्लांट को, वो नए प्लांट करें, नए पुष्प को, नए फ्लावर को फिर से जन्म देने के लिए मददगार होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक पेड़ में कई सारे पुष्प, एक दिन एक खिलेंगे, एक दिन दो खिलेंगे, तो किस तरीके से कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, ये इसी को उसको क्या कहते हैं, पुंकेश्वर को बताया जाता है। जैसे पुरुष जननांग होते हैं, ठीक है, उसी तरीके से प्लांट में भी पुरुष जननांग और मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके अंदर भी क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब ये है कि हम लोगों में अलग अलग होते हैं, ठीक है, और ये प्लांटों में एक ही जगह पर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, मेल फीमेल हम लोगों में जो होते हैं अलग अलग होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेकिन इनके अंदर जो क्या होते हैं, एक ही जगह पे उपस्थित से बहुत से ऐसे जीव भी हैं। जैसे आपके जैसे हो गए, जैसे आपका हो गया अर्थवाम, केचुआ। केचुए जो होते हैं वो एक तरीके से द्विलिंगी होते हैं।
ठीक है। डबल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें पाया जाता है। इनमें ये केचुए जो होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों के ही तरीके से रोल अदा करते हैं, ठीक है। इनमें ये नहीं है कि मेल को अलग ढूंढा जाएगा वो फीमेल को अलग, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मेल और फीमेल दोनों एक तरीके से ही कार्य करते हैं। और बहुत से ऐसे हैं, भी बहुत से ऐसे जीव हैं, ठीक है, जो मेल और फीमेल दोनों एक ही तरीके से कार्य करते हैं। मतलब दोनों में ही एक ही सिस्टम है, एक ही जीव के अंदर दोनों सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे हाँ, तो इस तरीके से और बहुत से ऐसे जीव हैं जैसे हम लोग हैं, हम लोग के अंदर फीमेल सिस्टम से वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, ठीक है। और दोनों के जो कंबाइन होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं कि ओवरी में टेस्टस हार्मोन जाकर के इकट्ठा होते हैं, जिसको गुणसूत्र बताया जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्रोमोसोम वही इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। और धीरे धीरे जगह पे इकट्ठा होकर और एक नए भ्रूण का निर्माण करते हैं और 8 से 9-10 महीने के अंदर एक नई जनरेशन की व्यवस्था होती है। सेम उसी प्रक्रिया यहाँ भी बताई जाती है कि इसमें नर जनन अंग पाए जाते हैं, जो कि एक तरीके से किसमें होते हैं, पुंकेश्वर के रूप में। और पुंकेश्वर को क्या कहते हैं, पुष्प जननांग। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। तो ये बताया था पुमांग के बारे में। अब आगे हम लोग फिर समझेंगे। अब आपका है जनांग के बारे में। जनांग होते हैं, ठीक है, ये पुष्प का चौथा चक्र है जिसमें मादा जनन अंग मौजूद होता है और साथ साथ इसमें क्या होते हैं, ये स्त्री केसर होता है। इसमें बहुत सारे मतलब कि काफी संख्या में क्या होते हैं इसमें, एक से हाँ स्त्री केसर या फिर स्त्री अंडक के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.